गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट क्लास 6। आज आप लोगों को सब्जेक्ट एसएसटी है। एसएसटी में चैप्टर 24 है। चैप्टर 24 यह सिविक्स का है। इसमें आपको पढ़ना है प्रीजस्टिक्स एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, यानी हमारे सोसाइटी में कैसे प्रीजस्टिक्स किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और कैसे इनइक्वालिटी है। तो देखिए, इसके बारे में पढ़ना है। प्रीजस्टिक्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे प्लान को चलाकर प्रीजस्टिक्स, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। तो डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है कि इक्वलिटी ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी अगर हम लोग अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अलग रेसेस से बिलोंग करते हैं, तो अगर हम लोगों के अंदर इक्वलिटी आए, उसी को हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं। अब आते हैं प्रीजस्टिक्स। प्रीजस्टिक्स क्या होता है, अनरीजनेबल डिसलाइक्स। अगर हम लोग किसी को बिना रीजन से डिसलाइक्स करते हैं या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसको हम लोग प्रीजस्टिक्स कहते हैं। जैसे इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन समझाते हैं। अगर कोई ज़्यादा पैसे वाला है, अगर आपके पास पैसे कम हैं, तो आपके साथ आपके सोसाइटी के जो लोग होंगे वो आपको डिस्क्रिमिनेट करेंगे और डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। यह कोई रीजन तो नहीं है। तो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग प्रीजस्टिक्स करते हैं। अब आते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किसमें किया जाता है। पहला कास्ट बेसिस पे, कोई कहता है कि हम ब्राह्मण है, राजपूत है, क्षत्रिय है, वैश्य है, सभी क्या करते हैं, एक दूसरे से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक, तो यह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत हमारी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट इस कुछ प्लान चलाकर यह चाहती है कि हमारे सोसाइटी से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाया जाए। दूसरा आता है रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे मान लीजिए, अगर हम हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कोई इस्लामिक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कोई सिख रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग आपस में झगड़ते हैं, राइट्स हो जाता है। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो उस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एक आता है लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन। लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग बिहार में रह रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे या भोजपुरी बोलेंगे। लेकिन जैसे ही अगर हम साउथ इंडियन में जाएंगे तो वहाँ का लैंग्वेज अलग होगा, तो वहाँ के पीपल जो होंगे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करेंगे। डिस्क्रिमिनेट करना इसलिए शुरू करेंगे, वे बोलेंगे कि हमारे रीजन के पीपल नहीं है, यानी हमारे रीजन के लोग नहीं हैं। तो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हम लोग लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। उसके बाद आते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग मेल और फीमेल में अपने सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मेल के कंपेरिजन में फीमेल को हम लोग किसी चीज़ से कम समझते हैं कि यह इस काम को फीमेल नहीं कर सकती। लेकिन हमारे सोसाइटी और हमारी सोच हम लोगों को बदलना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में कोई किसी से कम नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट में, अब आते हैं रीजन डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मान लीजिए अगर हम बिहार के हैं तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बिहारी हैं। कोई अगर यूपी का होगा तो बोलेगा भाई यूपी के हैं। तो इस तरह से भी हम लोग क्या करते हैं कि रीजन डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो यह हमारे सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी ग्रेट प्रॉब्लम है। तो इसके लिए बहुत सारे हमारी गवर्नमेंट रूल बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, ताकि सोसाइटी के जो भी लोग हो इस स्तर पे काम किया जाता है ताकि हमारे यहाँ का डिस्क्रिमिनेशन कम हो सके। और गवर्नमेंट बराबर कोई न कोई वेलफेयर प्रोग्रामिंग करते रहती है सोसाइटी के उत्थान के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोअर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट विशेष प्रकार के रिजर्वेशन देती है, सुविधा देती है, मेडिकल फैसिलिटी देती है, हाउसिंग फैसिलिटी देती है। बहुत सारी तरह की फैसिलिटी हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ताकि इनको भी एक सोसाइटी में क्या हो, इक्वल रिलेशनशिप या इक्वल दर्जा मिल सके। इस तरह की गवर्नमेंट प्लानिंग करते रहती है। अब आते हैं रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाइवर्सिटी को कैसा रिस्पेक्ट किया जाता है इसके बारे में। तो पहले हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। तो वही जो रूल रेगुलेशन जिस बुक में होता है
उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को एडॉप्टेड कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। तो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, लेकिन इसको लागू कब किया गया? याद रखिएगा, इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो यह कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी क्या करती है? हमारे देश के लिए रूल रेगुलेशन बनाती है ताकि जो हम लोगों के सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वह एक दूसरे से क्या करें? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें। जैसे गवर्नमेंट क्या बनाती है कि हाँ, अगर आप इस तरह के किसी पब्लिक पैलेसेस पर, जैसे देखिए रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इस सब जगह पे जाकर अगर आप लोग हल्ला कीजिएगा तो आपको आर्टिकल 144 के तहत आपको क्या अरेस्ट कर दिया जाएगा। चाहे आप क्या कीजिएगा कि आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते कि आप हिंदू हैं कि आप मुस्लिम हैं। तो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस सभी डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं ताकि हम लोग यूनाइट होकर रह सकें। क्योंकि जब तक अगर हम लोग एक यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम लोग एक स्ट्रॉन्ग नेशन की फॉर्मेशन के बारे में कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हमारा देश कभी भी एक स्ट्रॉन्ग देश बन पाएगा। अब आते हैं, देखिए इसको इन्फोर्स कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, यानी इसको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है। तो कहा जाता है पहले फंडामेंटल राइट्स 7 हुआ करता था, लेकिन अभी जो है प्रेजेंट में फंडामेंटल राइट 6 है। तो हम लोगों को जो बेसिक राइट्स होता है उसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स करते हैं। यह आर्टिकल 12 to 35 के बीच में आता है। आप याद रखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स है, लेकिन अभी बढ़कर 444 हो गया। उसी में जुट गया A, B, C, D, E, F ऐसे करके जुट गया। लेकिन जो बेसिक पूछा जाए तो 395 आर्टिकल्स है। उसी में जो आर्टिकल जो स्टार्टेड होता है वहाँ से 1 से 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स कितना है? तो 6। फर्स्ट है फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी। यह इसमें 19 से लेकर 22 तक के जो आर्टिकल्स है उसको राइट टू इक्वलिटी में आता है। तो राइट टू इक्वलिटी का मीनिंग है कि हमारे यहाँ पे चाहे कोई भी कास्ट हो, किसी भी रिलीजन हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, सभी को लॉ के सामने इक्वल दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा नंबर है राइट टू फ्रीडम, यानी हम लोगों को फ्रीडम है कि हम लोग अपने देश में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इस तरह की फ्रीडम हम लोगों को मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी हम लोग किसी को शोषण नहीं कर सकते। अगर हम लोग कोई नौकर रख रहे हैं उसको मारपीट नहीं कर सकते, उसको स्लेव नहीं बना सकते। इस तरह की भी हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हम लोगों के पास कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट करने की अथॉरिटी है। गवर्नमेंट इस पर प्रेशर नहीं डाल सकती कि आप हिंदू रिलीजन ही एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अगर हमको मानना है कि मेरा अगर हम हिंदू रिलीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर हमको मन है कि हम अपने रिलीजन को चेंज कर सकते हैं तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की गवर्नमेंट या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव की को प्रेशर वह हमको नहीं दे सकती है। ऐसे हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है। दूसरा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या होता है? जैसे अगर हम लोग किसी अदर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो हम लोग भी अपने कम्युनिटी, अपनी लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, जैसे स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं और अपने रिलीजन को और अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसी इस तरह की भी राइट्स हमारे कंट्री में प्रोवाइड किया गया है। अब आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी दिया गया है ताकि हम लोग भी क्या कर सके, मतलब विशेष अधिकार दिया गया है कि अगर हम लोग भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर केस
कर सकते हैं, ठीक, कब, जब हमारे किसी तरह की फंडामेंटल राइट से अगर हनन किया जाए। अगर कोई भी गवर्नमेंट है अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को एबोलिश करना चाह रही है तो हम डायरेक्ट अपनी केस को सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं। ऐसी ऑथोरिटी हम लोगों को आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसीलिए आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है तो प्रीएम्बल को, क्योंकि प्रीएम्बल ही कॉन्स्टिट्यूशन की वास्तविक चीज़ को यानी रियल फैक्ट को बताता है। इसलिए प्रीएम्बल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलता है, तो यह बात याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को पावर हम लोगों से मिलता है, यानी हमारे देश की जनता से मिलता है, यानी हमारे देश के लोगों से ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति से पावर मिलता है, प्राइम मिनिस्टर से पावर मिलता है, ऐसा नहीं है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पावर हम लोगों से ही मिलता है। तो इस तरह से इस चैप्टर का मेन पॉइंट्स है। वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आप एक बार अच्छे से चैप्टर को भी पढ़िएगा। दैट्स ऑल।